हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटरनेशनल स्टडीज में। हम बात कर रहे थे नोसोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने देखा था डेफिनेशन क्या होती है नोसोकोमियल इन्फेक्शन की, इसके सोर्सेस क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके, और अपन ने बात करी थी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कि जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ किस मोड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। आई होप आप लोगों ने वो क्लासेस देखी होगी। आज इस क्लास में अपन बात करेंगे कि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है उस इन्फेक्शन को आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रिवेंशन ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आप जिस तरह से नोजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो वो होता है आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट अगर आ रहा है हॉस्पिटल की किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, तो आप उसको क्या करो, आइसोलेट करके रखो। या फिर कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है किसी पेशेंट को क्योंकि इजीली स्प्रेड हो सकती है हॉस्पिटल में, उस पेशेंट को आप क्या कर सकते हो, आइसोलेट करके रख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करें, आइसोलेशन प्रिकॉशन आर डिजाइन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कॉमन रूल्स इन हॉस्पिटल। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट को आइसोलेट करके क्या कर सकते हो, जो भी मोस्ट कॉमन रूल्स है ट्रांसमिट होने के, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बाई कांटेक्ट फैल सकता है, एयरबोर्न हो सकता है, तो जैसे कांटेक्ट में आने से बचा जा सकता है। अगर आप किसी पेशेंट को आइसोलेट कर देते हो, अगर उसके अंदर कोई ऐसी डिजीज है जो इजीली ट्रांसमिट हो सकती है और आपने उस पेशेंट को आइसोलेट कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, उस डिजीज की स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें, बिकॉज एजेंट एंड होस्ट फैक्टर्स आर मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इंटरप्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टेड पर प्राइमरीली एट ट्रांसमिशन। मतलब ये है कि अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई होस्ट है और कोई एजेंट है, उसको रोकना क्या है, थोड़ा पॉसिबल कम है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, उसकी जगह उसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हो। जैसे अगर कोई पेशेंट है जिसमें कोई नई डिजीज थी, वो हॉस्पिटल के अंदर आया, हॉस्पिटल में आने के बाद में क्या हो सकता है, वहां पे हॉस्पिटल में तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग बीमारियां हैं, तो उनके लिए अलग अलग एजेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो उस डिजीज के ट्रांसमिशन को, ठीक है, कि वो जो पेशेंट है वो किसी और डिजीज के कांटेक्ट में ना आए, किसी और पेशेंट के कांटेक्ट में ना आए, उसके ट्रांसमिशन को आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। वो उसके लिए इजी हो सकता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन होगा या कोई भी जो नया पैथोजन है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। किस तरह से कि आपने क्या करा, जो पेशेंट था उसको आइसोलेट कर दिया, जिससे कि क्या होगा, वो जो पैथोजन है वो ट्रांसमिट नहीं होगा एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आइसोलेशन थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी डिजीज का ट्रांसमिशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हो। जो भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो होने वाला है, जो भी एजेंट है उसके ट्रांसमिशन को आप प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो मेथड है प्रिवेंशन करने का, वो है हैंड वॉशिंग एंड ग्लेविंग। अभी मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी कि जो भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उसको रोकने का सबसे मोस्ट कॉमन और इजी तरीका जो है वो है आपका हाइजीन मेंटेन करके रखना। अगर आप हाइजीन मेंटेन रखते हो तो आप प्रिवेंट हो सकते हो बहुत सारी बीमारियों से। उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो हाइजीन मेंटेन करने का जो तरीका होता है वो होता है हैंड वॉश करना। ठीक है, हैंड वॉशिंग frequently is called the single most important measure to reduce the risk of transmitting microorganisms from one person to another person or from one site to another site on the same patient। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी हैंड वॉश करके, हैंड वॉशिंग एक ऐसा सिंपल मोस्ट तरीका है जिससे कि आप डिजीज की ट्रांसमिशन को आराम से रोक सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, अगर प्रॉपर हैंड वॉशिंग करते हो तो आप क्या करोगे, जिन पैथोजन अगर आपके हैंड्स के कांटेक्ट में आया है और आपने हैंड वॉश किया है, हैंड सैनिटाइज किया है, तो आप क्या करोगे, उस पैथोजन को मार सकते हो, उस पैथोजन को प्रिवेंट कर सकते हो किसी दूसरे पेशेंट की तरफ जाने से। ठीक है, तो ये था। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने क्या करा कि एक पेशेंट की तरफ आप एक पेशेंट की तरफ मूव कर रहे हो, तो क्या करा आपने कि आपने एक पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद में आपने एक नए पेशेंट की तरफ मूव किया और आपने प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं करी, तो क्या होगा कि आपने जैसे पेशेंट की केयर करी उसके पैथोजन आपके हाथों पर आ जाएंगे, और अगर आप उन्हीं हाथों से किसी नए पेशेंट की केयर कर रहे हो तो वो जो पैथोजन है वो इजिली ट्रांसमिट हो जाएगा उस पेशेंट की तरफ। तो आप क्या कर सकते हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हैंड वॉशिंग के थ्रू उसको प्रिवेंट कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसमिट होने में। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि जो भी
तो सोर्स होते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन के, इसमें क्या होता है या तो वो सोर्स एक्सोजीनस हो सकता है या फिर एंडोजीनस हो सकता है। एक्सोजीनस में मैंने आपको बताया था कि जो भी मोस्ट कॉमन जो सोर्सेज होते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन के, वो मोस्ट कॉमन एक्सोजीनस होते हैं। मतलब पैथोजन क्या करेगा, बाहर से किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा। लेकिन अगर कोई एंडोजीनस सोर्स हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई नॉर्मल बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कॉमन से बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी हेल्प करते हैं, अगर वो बैक्टीरिया अपनी जगह से अगर सर्कुलेशन के थ्रू या कोई भी प्रोसीजर मैनिपुलेशन के थ्रू अगर वो किसी दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाता है, तो क्या हो सकता है कि आपके अंदर एक डिजीज कोल हो सकती है। तो इस तरह से अगर जैसे आपने क्या करा कि किसी पेशेंट को कोई घाव था, फिर आपने उसकी केयर करी और उसकी केयर करने के बाद में आपने किसी दूसरे ऑर्गन को टच किया, तो अगर आपने प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं करी, वो क्या हो सकता है, वो पैथोजन उस साइड से उसी पर्सन के अंदर दूसरी साइड पर भी मूव कर सकता है। तो कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, हैंड प्रॉपर हैंड वॉश करके, या आप क्या कर सकते हो, या तो जो भी पर्सन है किसी एक पर्सन के कांटेक्ट में आने के बाद में आप दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हो, तो आप प्रिवेंट कर सकते हो किसको, वो जो डिजीज है वो ट्रांसमिट ना हो, या फिर उसको भी प्रिवेंट कर सकते हो कि अगर किसी सेम पर्सन में एक साइड से दूसरी साइड में कोई इन्फेक्शन ना पहुंचे, उसके लिए अगर आप हैंड वॉश करके रखते हो तो आप उस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, washing hands are promptly and thoroughly as possible between patient contacts and after contacts with blood। तो मतलब ये है कि अगर आप क्या करते हो, आपको सीधी सी बात है, आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है जब भी आप पेशेंट के कांटेक्ट में आने वाले हो और आने के बाद में। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो भी हैंड हाइजीन है वो मेंटेन करके रखनी है। अगर आप पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो, उसके ब्लड के कांटेक्ट में आते हो, उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हो, और साथ ही साथ जो सीक्रेशंस है बॉडी के उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, एक्सक्रीशंस है उनके कांटेक्ट में आ रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट्स है जो आपने यूज में लिया है उस पेशेंट के ऊपर, उसका कोई भी सर्जरी करने के लिए, क्योंकि सर्जरी में आप असिस्ट कर रहे थे, कोई ऐसा इक्विपमेंट या फिर कोई आप मेजरमेंट कर रहे हो, उस टाइम पे आपने कोई इक्विपमेंट यूज में लिया है, अगर उस इक्विपमेंट के या फिर ऐसा कोई आर्टिकल जो कंटामिनेटेड हो चुका है उसके अगर कांटेक्ट में आ रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उससे प्रिवेंट हो सकते हो। बस कैसे, आपको क्या करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, आपको प्रॉपर हैंड हाइजीन हैंड वॉशिंग करनी है, इससे आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो उस पैथोजन के ट्रांसमिशन को। ठीक है, contaminated by them is an important component of infection control and isolation precaution। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हो प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करके। नेक्स्ट अपन बात करें ग्लव्स के बारे में। ग्लव्स आर नोन प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव बैरियर एंड टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ द हैंड्स व्हेन टचिंग ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, secretions, excretions, mucous membranes and non intact skin। इसका मतलब ये कि ग्लव्स आपकी कैसे हेल्प करते हैं, कि ग्लव्स आपकी हेल्प करेगा कि आपको बचाएगा। जैसे आप किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहे हो, किसी विषय के कांटेक्ट में आ रहे हो, ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हो, तो वहां पे ग्रोस कंटामिनेशन ना हो, कि आपका पूरा हाथ इसके अंदर कंटामिनेटेड ना हो। तो एक ग्लव्स आपका वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में वहां पे काम करता है। अगर आपने ग्लेविंग कर रखी है तो आप प्रिवेंट हो सकते हो कि आप कंटामिनेटेड ना हो। ठीक है, अगर आप कंटामिनेटेड नहीं होंगे तो आप उस डिजीज के ट्रांसमिशन को भी रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन थी उसके कांटेक्ट में आने से बचे आप, या फिर किसी नॉन इन्फेक्टेड स्किन थी, ठीक है, कोई घाव था उसके कांटेक्ट में आने से बचे आप। The wearing of gloves in specific circumstances to reduce the risk of exposures of blood-borne pathogens। का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, ग्लविंग के थ्रू, ग्लव्स पहनने के बाद में जो भी ब्लड बॉर्न जो डिजीजेज है, ठीक है, ब्लड बॉर्न या फिर कोई भी बॉडी के सीक्रेशंस है, उनके थ्रू अगर कोई पैथोजन ट्रांसमिट होता है इजीली, और आपने ग्लव्स पहन रखे हैं, और ग्लव्स पहनने के बाद में अगर आप पेशेंट की केयर कर रहे हो, तो क्या हो सकता है, आप उस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो प्रॉपर ग्लविंग के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, वेयरिंग ग्लव्स डज नॉट रिप्लेस द नीड फॉर द हैंड वॉशिंग। तो मतलब ये है कि अगर आपने ग्लविंग कर रखी है, तो आप, ऐसा है नहीं कि अगर आपने ग्लव्स पहन रखे हैं तो आपको हैंड वॉश करने की नीड नहीं है। अगर आप ग्लविंग कर रहे हो और आपने कोई प्रोसीजर किया है, और प्रोसीजर करने के बाद आपको ग्लव्स को क्या करना है, इनको निकालना है, ठीक है, और उसके बाद में भी आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। ये आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपने ग्लव्स पहन लिए और उसके बाद में आपको हैंड वॉश करने की नीड नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, बिकॉज ग्लव्स मे हैव स्मॉल नॉन apparent defect or may be gone during the use, and hands can become contaminated during the removal of gloves।
इसका मतलब ये है कि जो भी अब आपको क्यों हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, आपको हैंड वॉश क्यों करना है, क्योंकि ग्लव्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, और जैसे आपने उसको यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे यूज करने टाइम पे वो क्या हो सकते हैं, फट सकते हैं, ठीक है, और अगर वो फट गए, जो ग्लव्स थे आपके, अगर वो फट जाते हैं, उसके बाद में क्या होगा कि जो भी आप प्रोसीजर कर रहे थे कुछ ब्लड के रिगार्डिंग था, तो ब्लड आपके हाथ के कांटेक्ट में आएगा, और हाथ के कांटेक्ट में आने के बाद में वो आपका हैंड क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी ग्लव्स है उसको पहनने के बाद में और उसको उतारने के बाद में भी आपको क्या करना है, प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ग्लविंग कर ली तो आपको हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं करनी है, आपको उस कंडीशन में भी क्या करना है, हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करना है। नेक्स्ट अपन बात करें, ठीक है, तो ये अपन ने बात करी हैंड वॉशिंग के बारे में, हैंड ग्लविंग के बारे में। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एप्रोच के बारे में, कि एप्रोच कैसे हेल्प करते हैं कंटामिनेशन को रोकने के लिए। Wearing an apron during patient care reduce the risk of infection। जब भी आप एप्रोन पहन के रखते हो तो आप क्या होते हो, जो भी आपकी जो क्लोथिंग है, ठीक है, वो प्रिवेंट करता है एप्रोन, ठीक है, जैसे आप किसी पेशेंट प्रोटेक्ट में है और आपने एप्रोन पहन रखा है ऊपर से, तो वो प्रिवेंट करेगा डायरेक्ट उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए, पेशेंट की आपकी जो नॉर्मल क्लोथिंग है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए। इस तरह से जो एप्रोन है वो प्रिवेंट करता है किसको, इन्फेक्शन के रिस्क को। The apron should either be disposable or be used to and carry for a specific patient। या तो जो आपका एप्रोन है या तो वो डिस्पोजेबल हो सकता है कि आपने एक बार पहना और पहनने के बाद पेशेंट की केयर करी और उसको डिस्पोज कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे आप कोई स्पेसिफिक केस को क्या कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको एप्रोन की नीड है तो आप एप्रोन पहन सकते हो। आप उस एप्रोन को पहनने के बाद में आप जो भी डिजीज है उसके कंटामिनेशन को रोक सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एप्रोन आपकी हेल्प करता है किसमें, नोसोकोमियल इन्फेक्शन के प्रिवेंशन में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मिटिगेशन के बारे में, मिटिगेशन क्या होता है, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज टू strategically implementing quality assurance, quality control measures to the healthcare sector and evidence-based management can be feasible approaches। मिटिगेशन का सीधा सा मतलब ये है, अगर आप कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और वहाँ पे काम करने के दौरान ऐसी कोई डिजीज है जो आराम से इजीली स्प्रेड हो रही है किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरह, तो आपने क्या करा कि उस डिजीज के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी आपके पास उसको कलेक्ट करा और आपने प्लान बनाया कि इस डिजीज को किस तरीके से क्या करा जा सकता है, हटाया जा सकता है, इसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप क्या करते हो, जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट है, इसको अगर यूज में लेके, ठीक है, जो भी आपके पास एविडेंस प्रेजेंट है और उसको यूज में लेके आप जो भी डिजीज है उसके स्प्रेड को रोक रहे हो, उस प्रोसेस में क्या बोलते हैं, मिटिगेशन का भी सबसे अच्छा तरीका है इसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। जैसे कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आ रहा है, ठीक है, और अगर वो इन्फेक्टेड हो रहा है बार बार किसी एक ही डिजीज से, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो भी डिजीज है ये आसानी से स्प्रेड हो रही है हॉस्पिटल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो होने से, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि आप नोसोकोमियल इन्फेक्शन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो हॉस्पिटल के अंदर। आइसोलेशन, जो भी पेशेंट है उसको आइसोलेट करके, जो भी डिजीज हो रखी है किसी पेशेंट को उसका आइसोलेट करके। दूसरा अपन ने बात करी हैंड वॉशिंग के बारे में, ग्लविंग के बारे में। मैंने आपको बताया कि जो हैंड वॉशिंग है वो सबसे आसान तरीका है किसी भी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से बचाने का। उसके बाद एप्रोन्स अगर आप पहनते हो तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से बच सकते हो किसी पैथोजन के, तो वो क्या करेगा, एक बैरियर के रूप में काम करेगा वहाँ पे, जिससे कि आप क्या कर सकते हो उस डिजीज के ट्रांसमिशन को रोक सकते हो। फाइनली मैंने बात करी मिटिगेशन के बारे में कि अगर ऐसी कोई डिजीज है जो इजीली स्प्रेड हो रही है तो उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर प्लानिंग करके उसको क्या करना है, उसको टर्मिनेट करना है, हॉस्पिटल में उसकी स्प्रेड को रोकना है। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।